हेलो बेटा, कैसे आप लोग? प्लीज हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ओके, चलिए बेटा बात करते हैं हम लोग मैट्रिक्स के नेक्स्ट पार्ट के बारे में, दैट इज ए जॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का एक जॉइंट अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालते हैं, तो हम बात करते हैं कि एक जॉइंट एक्चुअल में होता क्या है। तो एक जॉइंट इज अ मैट्रिक्स, दिस इज अ मैट्रिक्स, this is a matrix which contain cofactors of the elements। मतलब किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट का अगर हम कोफैक्टर निकाल दें और उसका ट्रांसपोज करते हैं तो वो होता है एक जॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। मतलब सीधा सा है कि अगर आपको एक जॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स चाहिए तो इसका मतलब है कि अगर आप Cij, दिस इज द कोफिशिएंट कोफैक्टर का मैट्रिक्स दिया है और उसका अगर हमने ट्रांसपोज किया तो इसको हम बोलते हैं एक जॉइंट ऑफ ए। बहुत सिंपल सा केस होता है बेटा। आपको क्या करना होता है, पहले कोफैक्टर्स निकालने होते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात की हुई है कि कोफैक्टर्स कैसे निकाला जाता है। और कोफैक्टर का अगर ट्रांसपोज करते हैं तो क्या मिल जाता है, एक जॉइंट ऑफ ए मिल जाता है। मतलब सीधा सा है कि अगर मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स ए दे दी गई है, दैट इज अ ए बी सी डी। हम बात कर रहे हैं 2x2 मैट्रिक्स के बारे में, 2x2 मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर हम इसके कोफैक्टर्स के बारे में बात करें तो देखिएगा यहां से ध्यान से, C11 इसकी वैल्यू आती है प्लस, C12 इसकी वैल्यू आती है माइनस, C21 इसकी वैल्यू भी नेगेटिव एंड C22 इसकी वैल्यू कैसे आएगी बेटा, पॉजिटिव। आपको साइन मालूम है कैसे लगाते हैं, -1⁻i प्लस j के फॉर्म में। तो C11 इसके रिस्पेक्ट में आपका जो कोफैक्टर आएगा दैट इज अ D। C12 इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो वैल्यू क्या जाएगी C। C21 ये बेटा इसके रिस्पेक्ट में वैल्यू क्या चाहिए B। एंड C22 अगर हम बात करें इसकी तो इसके रिस्पेक्ट में वैल्यू क्या जाएगी A। मतलब क्या आ गया, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो सॉरी कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A इज इक्वल टू आ गया D माइनस C माइनस B A, ठीक है। ये क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स है। नाउ ट्रांसपोज, अगर हम ट्रांसपोज करें इसका तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, D माइनस C माइनस B एंड A। दिस इज द ट्रांसपोज of cofactor matrix and this is defined as a joint of A, D minus B minus C A। ये ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया और इसको आप क्या बोलते हैं, एक जॉइंट, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब बात करते हैं इसके शॉर्टकट की। शॉर्ट में कैसे करना बेटा, कोई भी एक मैट्रिक्स दे दी गई है A B C D। ध्यान से देखिएगा कि अगर हम इसका एक जॉइंट निकालना चाहते हैं, एक जॉइंट ऑफ ए निकालना है तो ध्यान से देखिएगा, ये 2x2 के लिए है, 2x2 इनको आपस में इंटरचेंज करते हैं। DA मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए और इन दोनों का साइन चेंज कर दीजिए, -C माइनस B। देख लीजिए -C माइनस B, ये वैल्यू और ये वैल्यू देखिए सेम होगी, DA माइनस C माइनस B। बात समझ में आ रही है। तो आप अगर शॉर्टकट करना चाहते हैं 2x2 के लिए तो इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करते हैं और इन दोनों का साइन चेंज कर देते हैं, रिजल्ट आ जाता है। तो दिस इज द एक जॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। अब बात कर लेते हैं 3x3 मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। उसका एक जॉइंट निकालते हैं।
3 क्रॉस 3 की लिए बात कर रहे हैं बेटा, तो हमें कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं। 3 -2 1 0 1 2 ले लिया, -3 1 और 4 ले लिया हमने यहाँ पर। ठीक है, एक मैट्रिक्स रैंडमली हमने कोई भी नंबर ले लिया है और इसका हमें एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए बेटा क्या करना है, कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो सीधी सी बात हम बात करेंगे C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 एंड C33। ठीक है, साइन आपको मालूम है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस टाइप से साइन आ जाते हैं। क्योंकि देखिए 1 + 1 2 आ जाएगा, मतलब -1 की पावर 2 वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। और ये साइन जो है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है आपको डिटरमिनेंट वगैरह में। ठीक है, तो C11 के बारे में बात करते हैं। देखिएगा ध्यान से, 3 के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो दिस वन 4 -2 वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, -2 के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो ये आएगा 0 और माइनस का 6 आएगा, तो -6 मतलब यहाँ पे +6। ठीक है, 1 के रिस्पेक्ट में देखिए तो ये आएगा 0 और ये माइनस का 3, 0 और माइनस से माइनस +3 हो जाएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखें 0 के रिस्पेक्ट में -8 -1 -9 आ गया, बात समझ में आ गई। 1 के रिस्पेक्ट में 3 4 जा 12 आएगा, 12 और -3 होगा तो +3 हो जाएगा, तो 12 + 3 15 आ गया। C23 इसके बारे में बात कर रहा हूँ, 2 के बारे में, तो ये गायब, तो 3 × 1 3 हो जाएगा, -3 2 जा 6 और ये माइनस से माइनस प्लस, तो -6 हो गया, तो वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ओके, 3 1 के बारे में बात कर रहा हूँ, -3 के बारे में, तो ये आ गया -4, -1 × 1 आ गया, तो वैल्यू आ गई -5। 3 2 के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, इसके बारे में, तो ये दो गायब होगी, ये कॉलम गायब होगा, 3 2 जा 6 आएगा और -0 दिख रहा है, वैल्यू क्या आ गई -6। 3 3 के बारे में बात करते हैं, तो ये वजह आ गई 4 के रिस्पेक्ट में 3 -0, वैल्यू आ गई 3। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आ गई। तो अगर हम बात करते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स की, कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो वैल्यू आ जाएगी, नंबर्स लिख लीजिए बेटा, 2 -6 3 9 15 3 आ गया। ठीक है, यहां पे आएगा -5 -6 एंड 3, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गई ना। एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू होगा ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स 2 -6 3 9 15 3 -5 -6 एंड 3। ठीक है, तो दिस इज द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3। ऑर्डर क्या है, 3 × 3 है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर आप सोचें कि इसका शॉर्टकट कैसे करना है, तो आपको क्या करना होता है, इसका शॉर्टकट अगर किया जाए, शॉर्ट करना है तो सिंपल सा बेटा, कि जो भी आपको ए मैट्रिक्स दी गई, ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेशन तो आपको उतना ही करना होता है। वैल्यू 3 -2 1 0 1 2 -3 1 4, अगर ऐसा दे दिया गया है तो इसका एडजॉइंट आपको लिखना है। एडजॉइंट थोड़ा हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं। क्या करना है बेटा, आपको साइन यूज करना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, इस साइन यूज कर देना है और इसके बगल में इसके नंबर्स लिखेंगे। ठीक है, 3 का कोफैक्टर लिखेंगे, रो वाइज मूव करेंगे, पुट कॉलम वाइज करेंगे, रो वाइज मूव करेंगे और पुट कैसे करेंगे, कॉलम वाइज। 3 का कोफैक्टर 4 -2, वैल्यू आ गई 2, -2 का कोफैक्टर 0, माइनस से माइनस +6 हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 +6। 1 के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो 1 के लिए 0 हो जाएगा और ये -3 मतलब प्लस का 3 आ गया। चेक कीजिए बेटा, 2 - 6 3 सेम नंबर आ रहे हैं,
जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे जो कैलकुलेशन किया है, जो कैलकुलेशन यहाँ पे किया है, यहाँ पे हम काम क्या कर रहे हैं, ओरल कर रहे हैं, और इसी को आपको बताया जाता है कि आप इसे शॉर्टकट में सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन कैलकुलेशन आपको उतना ही करना पड़ रहा है जितना हम यहाँ कर रहे थे, बस एक चीज अलग कर रहे हैं, इस स्टेप को हम कॉलम वाइज में राइट डाउन कर रहे हैं। जीरो के लिए बताएंगे -8 -1 -9, -9 मतलब ये +9 हो जाएगा, ठीक है। 1 के लिए बात करते हैं 12 + 3 15, तो ये प्लस का 15 आ गया। 2 के लिए बात करते हैं 12, 1 के लिए हम लोगों ने बात की थी 12 - 3 आ गया था, 2 के लिए बात कर रहे हैं हम, तो यहां से आएगा 3 और ये माइनस का 6 आएगा, 3 - 6 -3, तो +3 आ जाना चाहिए, ठीक है। अब -3 के बारे में बात करते हैं। -3 के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो क्या आएगा, -4 -1 -5, तो ये प्लस की जगह क्या आएगा, -5। 1 के लिए बात करते हैं तो यह आया 6 -0, वैल्यू -6 आ गई, ठीक है। यहां देखते हैं 4 के रिस्पेक्ट में, तो 3 0 ही आएगा, वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो ये वैल्यू देखिए और इस वैल्यू को चेक कीजिए, तो ये सिंगल स्टेप में आपके पास आंसर आ जाता है, ठीक है। तो अगर आपका कैलकुलेशन पार्ट बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है, तो इसी को आप कहते हैं कि आप एडजॉइंट को विदिन मिनट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका शॉर्टकट हो जाता है और ये आप कंप्लीट एक थ्योरिटिकल टाइप से सॉल्व करते हैं। तो दिस इज द प्रोसीजर टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। क्लियर? चलिए कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, तो बच्चों हमने बात की थी कि एडजॉइंट आप किसी भी मैट्रिक्स का किस टाइप से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो एडजॉइंट तो आपको समझ में आ गया कि आपको कैसे निकालना है, कोफैक्टर्स निकालने हैं और देन उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स फॉर्म करनी है और क्या करना है, उसका ट्रांसपोज कर देना है। तो बहुत सिंपल सा केस है कि आप एडजॉइंट निकाल लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग एडजॉइंट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। तो एडजॉइंट की हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी ये होती है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आता है वो आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। अब एन का रिप्रेजेंट करता है बेटा, मैट्रिक्स की ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करता है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट रूल होता है, a into adjoint of a is equal to in the determinant I n is equal to adjoint of a into a, ठीक है। अब ये कैसे होता है उसको देख लेते हैं, ओके। तो हम लोग क्या कर देते हैं कि अगर हम लोग पास एक मैट्रिक्स है, let A be a matrix of order n cross n, हमने लिखा बेटा A11 A12, ऐसी A1n लिख लिया, A21 A22 A2n है। सिमिलरली an1 कर लिया, an1 कर लिया और ann कर लिया, n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अगर हम इसका एडजॉइंट अगर निकाल रहे हैं तो एडजॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं मैं, एडजॉइंट ऑफ ए आपको मालूम है क्या निकलता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स C11 ट्रांसपोज करना बेटा, तो A12 का जो कोफैक्टर होगा उस समय क्या करना होगा, कॉलम वाइज लिखना होगा, ठीक है। ऐसे ही क्या जाएगा बेटा, C1n आ जाएगा, C1n आ जाएगा और यहाँ पे क्या जाना चाहिए, C21 हो जाना चाहिए, यहाँ पे CN1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वैल्यू क्या जाएगी, यहाँ पे CNn आ जाएगी, ये इसका एडजॉइंट हो जाएगा, ओके। अब बात क्या होगी बेटा, हम लोग बात कर रहे हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ध्यान देखिएगा, a इंटू अगर हम एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ना ही डिटर्मिनेंट, समझिएगा a1 का मल्टीप्लाई देखिएगा ध्यान से, रो वाइज एंड हेयर कॉलम वाइज। A11 को मल्टीप्लाई हमने किया C11 के साथ, A12 मल्टीप्लाई हो गया
C12 के साथ, ऐसे ही A1n मल्टीप्लाई हो गया C1n के साथ। ठीक है, फर्स्ट तो मल्टीप्लाई, एंड अब बात करेंगे सेकंड कॉलम के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखें, A11 और C21 हो जाएगा, प्लस का A12 और C यहां पे क्या जाना चाहिए, C2 2 हो जाएगा, इस टाइप से मूव करेगा, और ऐसे ही n टाइम्स हो जाएगा, n टाइम्स तक के बारे में बात हो जाएगी। ठीक है, आप यहां पे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, समझिएगा। ठीक है, तो अगर आप यहां पे देखें, क्योंकि हम कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन तो कर दे रहे हैं, तो यहां पे देखें तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू एक्चुअल में डिटरमिनेंट ऑफ ए रिप्रेजेंट करती है। आपको पता है कि किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन अगर उसके कोफैक्टर के साथ होता है तो वो उसके डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे जो वैल्यू आ रही है इन अ मैट्रिक्स, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, दूसरे केस के बारे में बात करते हैं। बाकी किसी भी केस में यहां पे देखिए 1 का मल्टीप्लिकेशन दूसरे कोफैक्टर के साथ हो रहा है, तो इस टाइप का जब सिस्टम बनता है तो रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। तो ये वैल्यू क्या आ गई बेटा, 0 आ गई, ऐसी सारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, यहां मल्टीप्लाई क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, सेकंड रो के बारे में बात करेंगे और फर्स्ट कॉलम के बारे में। तो A21 है जिसका कोफैक्टर C11 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एलिमेंट अलग है, कोफैक्टर अलग है, तो मल्टीप्लिकेशन अगर होता है तो रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। अब इसी रो को इस कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए तो A21, ध्यान से देखिए, A21 C21 सेम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कोफैक्टर, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगा, बाकी सभी जगह 0। ऐसे ही अगर आप करते हैं तो डायगोनल के एलिमेंट्स क्या आ जाते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेटा A इंटू ए जॉइंट ऑफ ए हो गया। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर हम कॉमन निकालना चाहें तो कॉमन निकाल लेते हैं। वैल्यू क्या जाती है बेटा, 1 0 0 0 1 0। ठीक है ना, ऐसे ही क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। ये क्या हो गया बेटा, ये IN होता है, ये क्या होता है, IN होता है, तो हमसे क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू IN लिख लेते हैं। बात समझ में आ गई है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा केस है लेकिन यूजफुल बहुत है, इसका यूज बहुत होता है, इसलिए आप इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि A इंटू ए ज्वाइंट ऑफ ए की वैल्यू इन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू IN होती है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। क्लियर, चलिए बात करेंगे हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 लिख दिया बेटा मैंने यहाँ पे, प्रॉपर्टी 2। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है इन डिटरमिनेंट ए ज्वाइंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है इन डिटरमिनेंट रेज़्ड टू पावर n-1 where n is the order of मैट्रिक्स। n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। सॉल्व कैसे करना है, बहुत सिंपल सा, आप हम लोगों ने एक रूल किया कि भाई a इंटू अगर बात की जाए ए ज्वाइंट ऑफ a, इसकी वैल्यू होती है इन डिटरमिनेंट IN होती है। ठीक है ना, अच्छा ये वैल्यू कैसे आई थी, इस वैल्यू को अगर देखें तो हम लोगों ने कुछ ऐसा किया था। ये वैल्यू का मतलब क्या है, इन डिटरमिनेंट 0 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक ना, अप टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, ऐसा ही किया था हमने। ठीक है, ये वैल्यू किसकी थी, a इंटू ए ज्वाइंट ऑफ ए, ऐसा था ना। अब अगर हम बात करें कि इस पूरी वैल्यू का डिटरमिनेंट निकालें, a इंटू ए ज्वाइंट ऑफ ए, इस पूरी वैल्यू का हम डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं तो अगर लेफ्ट साइड में हम डिटरमिनेंट कर रहे हैं तो राइट साइड में भी क्या करेंगे, डिटरमिनेंट करेंगे, इतना डिटरमिनेंट। ठीक है, ऑर्डर क्या बेटा, n क्रॉस n है। तो जैसे ही आपने ये काम किया आपको फर्स्ट रो से डिटरमिनेंट ऑफ ए मिलेगा, सेकंड रो से भी डिटरमिनेंट ऑफ ए मिल जाएगा, और थर्ड रो से भी डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन मिल सकता है। ठीक है, तो सिंपल कॉमन निकाल लीजिए बेटा, तो हमने कॉमन निकाल लिया। कितने कॉमन निकलेंगे, n टाइम्स कॉमन निकलेगा। ठीक है, और बच क्या क्या, इधर डिटरमिनेंट 1 0 0 0 1 0 0 1 मिल जाएगा। ठीक है, इस टाइप का डिटरमिनेंट मिल जाएगा।
अच्छा, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर देखी जाए तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो आएगी वो 1 आएगी, ठीक है। और ये आ गया इन अ डिटरमिनेंट इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए जॉइंट ऑफ ए, ठीक है, क्योंकि हम इसको दो पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ए इंटू बी का मतलब क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी होता है। इस वैल्यू को अगर हम इधर ट्रांसफर कर दें, इस वैल्यू को यहां ट्रांसफर कर दें, तो ऑब्वियस सी बात है कि ए जॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट जो आएगा इन डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि एक डिटरमिनेंट ए इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो ये रूल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स के बारे में और बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे यहीं पर। हमने जो बात की यहां पर कि भाई हमने कहा कि इन अ डिटरमिनेंट ए जॉइंट ऑफ ए, ठीक है, इज इक्वल टू द इन अ डिटरमिनेंट n माइनस 1 होता है, ठीक है ना। ये तो बात होगी फर्स्ट रूल की, ठीक है। ये बात किसकी होगी, फर्स्ट रूल की होगी। अच्छा, एक काम करते हैं, हम a की जगह रिप्लेस करना चाहते हैं एक जॉइंट ऑफ ए। हम लोग कैपिटल यूज कर रहे हैं या स्मॉल यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक जॉइंट ऑफ ए हम रिप्लेस कर रहे हैं ए की जगह। इसका मतलब ये हो गया, हम लिख सकते हैं एक जॉइंट, ए की जगह लिखा मैंने एक जॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट। यहां क्या लिख सकते हैं, इन डिटरमिनेंट ए की जगह क्या लिखना है, एक जॉइंट ऑफ ए, और पावर में क्या है n माइनस 1 है। ओके, अब अगर देखा जाए तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर, इसको कर देना। इसका मतलब ये है कि हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस 1 कंप्लीट पावर n माइनस 1 मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस 1 का स्क्वायर। बहुत सिंपल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने क्या किया, हमने फिर से इस इक्वेशन में फिर से ए की जगह एक जॉइंट ए ले लिया, फिर से ले लिया एक बार और, ठीक है। तो इन डिटरमिनेंट आ गया एक जॉइंट ऑफ एक जॉइंट ऑफ एक जॉइंट ऑफ ए। तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, तो वैल्यू यहां पे देखिए फिर से इन डिटरमिनेंट ए की जगह क्या लिखा, एक जॉइंट ऑफ ए, ठीक है, पावर n माइनस 1 एक जॉइंट ऑफ ए यहां लिखा, सॉरी, और n माइनस 1 का स्क्वायर लिखा, क्योंकि a की जगह हमने क्या रिप्लेस किया है, एक जॉइंट ए रिप्लेस किया है। अब इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो फिर से वापस रिप्लेस कीजिए, a पावर n माइनस 1 कंप्लीट पावर n माइनस 1 का स्क्वायर। इसका मतलब हो गया इन डिटरमिनेंट n माइनस 1 का क्यूब, ठीक है। तो एक चीज आप देखिएगा, बहुत सिंपल सी समझा दे रहा हूं मैं, कि यहां पे जितने भी एक जॉइंट लग रहे हैं, जितनी भी बार एक जॉइंट लग रहा है, देखिए एक बार एक जॉइंट लगा तो n माइनस 1 आया, n माइनस 1, 2 टाइम्स एक जॉइंट लग गया तो n माइनस 1 का पावर 2 आ गई, मतलब 2 टाइम्स एक जॉइंट n माइनस 1 का स्क्वायर, 3 टाइम्स एक जॉइंट 3 टाइम्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई एक जॉइंट ऑफ अप टू n टाइम्स इंटू ए, अगर ऐसा बोल दिया जाए आपसे, तो आप क्या लिखोगे, एक जॉइंट कितने टाइम्स हो गया, n टाइम्स हो गया, तो हम लिखेंगे इसे डिटरमिनेंट ऑफ ए n माइनस 1 की पावर n लिखेंगे। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर n टाइम्स एक जॉइंट मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे एक जॉइंट का एक जॉइंट, एक जॉइंट का एक जॉइंट हो रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, n माइनस 1 की पावर n लिखेंगे। और ये क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमने आपको वेरीफाई करा दिया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेंस वगैरह में डायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक जॉइंट से रिलेटेड क्या होता है, हम लोग इनवर्स भी निकालते हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं। तो हम लोग काम करेंगे कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के पहले डेफिनेशन देखेंगे, ओके, कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। और देन हम लोग इनवर्स निकालना सीखेंगे, क्योंकि एक जॉइंट निकालना तो हम लोगों ने सीख लिया कि एक जॉइंट कैसे निकालते हैं। प्रॉपर्टीज भी देखिए, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती है एक जॉइंट की, वो इनवर्स से रिलेटेड होती है। तो पहला काम ये कर लेते हैं कि हम लोग इनवर्स निकाल लेते हैं, और देन बात करेंगे हम लोग रिमेनिंग प्रॉपर्टीज के बारे में, और इनवर्स पहले निकालना सीखते हैं, ठीक है। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं और बात करेंगे इनवर्स के बारे में।
चलो बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में, जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक टाइप के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं हमने, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, कि आपको समझ में आ जाएगा कि हम प्रॉपर्टीज का यूज कैसे करेंगे। ठीक है, तो एक जॉइंट की प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात कर रहे थे और इनवर्स तक के हमने कुछ क्वेश्चंस ले रखे हैं, तो हम ध्यान से इन चीजों को समझेंगे कैसे करना है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इफ ए इज अ 3x3 मैट्रिक्स, ए क्या है 3x3 मैट्रिक्स है, एंड द डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -2। ध्यान से देखिएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू दिया गया है -2। हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, देन आपसे पूछा गया है कि भाई बताइए एक जॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल सा है कि a इंटू एक जॉइंट ऑफ ए, ठीक है, एक जॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू होती है, जिसका डिटरमिनेंट आपको निकालना है, वो वैल्यू होती है एक्चुअल में डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़्ड टू पावर n-1। ये आपका फॉर्मूला था। ठीक है ना, जो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी के बाद सेकंड प्रॉपर्टी आपको बताई थी एक जॉइंट की। तो एक जॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़्ड टू पावर n-1। तो सिंपल सा केस है बेटा कि ये -2 है, उसकी पावर 3-1 कर दीजिए, where n is the order of the matrix, तो वैल्यू आ जाएगी इसकी 4। सिंपल, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। बात समझ में आ गई। बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन के बारे में। तब सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, कुछ ऐसे ही है। यहाँ पे एक्चुअल में क्या कहा गया है कि A is a 3x3 मैट्रिक्स एंड a determinant of a joint of A is equal to 16 है। एक जॉइंट ऑफ A is equal to 16 है। देन आपसे पूछा गया है डिटरमिनेंट ऑफ A is equal to क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जस्ट ये रिवर्स है। तो आपसे कहा गया है कि भाई ये जो वैल्यू है एक जॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट होता है डिटरमिनेंट ऑफ A रेज़्ड टू पावर n-1, और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू तो 16 है, और ये वैल्यू क्या है नहीं पता मुझे, और पावर क्या है 2 है। तो डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू आएगा +-4। वैल्यू क्या आएगी इसकी +-4, दोनों हो सकती है। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है ये मॉड नहीं है ना, तो कंफ्यूज आप मत होना कि ये मॉड है तो +4 लिख लीजिएगा। ये डिटरमिनेंट है, किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है, क्योंकि डिटरमिनेंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। देखिए ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे डिटरमिनेंट कैसा है नेगेटिव है, कि नेगेटिव तो हो सकता है। ठीक है, तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसी है +-4 होगी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड दिया गया है, थर्ड के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन जो दिया गया, द वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट इज 11। मतलब कोई भी एक डिटरमिनेंट है, मैट्रिक्स है थर्ड ऑर्डर की, जिसकी वैल्यू दी गई है 11, और ऑर्डर क्या है एक ऑर्डर है 3x3। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिटरमिनेंट फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर। समझिएगा, डिटरमिनेंट किसका, कोफैक्टर का। ठीक है, तो कोफैक्टर ध्यान से सुनिएगा, कोफैक्टर का डिटरमिनेंट चाहिए मुझे। ठीक है, कोफैक्टर का डिटरमिनेंट, और उसका भी मुझे क्या चाहिए स्क्वायर चाहिए। तो इसका भी मुझे क्या चाहिए स्क्वायर चाहिए। ये एक्चुअल में क्वेश्चन है। ठीक है, ये कहानी कहां से आएगी समझिएगा। कोफैक्टर का मैट्रिक्स के साथ कैसा रिलेशन होता है डिटरमिनेंट के केस में, याद होना चाहिए आपको। हमने बात की थी कि डिटरमिनेंट ऑफ कोफैक्टर इज इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ A रेज़्ड टू पावर n-1। डिटरमिनेंट ऑफ कोफैक्टर इज इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ A पावर ऑर्डर -1 होता है। इसके बारे में ऑलरेडी हमने बात की हुई है। इसका मतलब एक चीज समझिएगा, ये वैल्यू इक्वल हो गई, इसका मतलब है कि ये एक जॉइंट ऑफ ए भी हो सकता है। इसका यूज अभी एक्चुअल में नहीं होगा, लेकिन ये हो सकता है। ठीक है, मतलब कोफैक्टर का डिटरमिनेंट एक जॉइंट ऑफ ए के डिटरमिनेंट के इक्वल हो सकता है। तो इस क्वेश्चन से एक रूल निकल के आ गया कि भाई कोफैक्टर का डिटरमिनेंट, ध्यान रखिएगा सी क्या है कोफैक्टर है, कोफैक्टर का डिटरमिनेंट वो डिटरमिनेंट ऑफ n-1 हो सकता है। तो ये फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है,
तो यहाँ से एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब आते हैं वापस क्वेश्चन। भाई कोफैक्टर का अगर स्क्वायर कहा गया आपसे, तो कोफैक्टर का स्क्वायर, तो पहले कोफैक्टर निकाल लेते हैं। कोफैक्टर की जो वैल्यू है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए 11 रेज़ टू पावर 2 है, ठीक है। तो कोफैक्टर के स्क्वायर का जो डिटरमिनेंट होगा वो 11 की पावर क्या आ जाना चाहिए, 4 आ जाना चाहिए। तो ये इसका आंसर हो जाना चाहिए। सिंपल बात समझ में आ रही है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो ये थोड़े से कॉन्सेप्चुअल हैं, ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट इसमें लगता है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, ये सब चीजें सब ध्यान रहनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस एज इट इज मेंस में आ जाते हैं। ये क्वेश्चंस कैसे हैं, ये सब मेंस के पैटर्न के लायक है। डायरेक्ट मेंस में पूछ जाते हैं कि भाई ये कंडीशन दी गई है, आप बताइए क्या होगा। ओके, तो आप कंप्लीट कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा। इस टाइप से आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिया गया है दिस 3x3 ऑर्डर की है। आपसे पूछा गया है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होगा। सिंपल, हम लोगों ने बात क्या की थी कि जितने भी एडजॉइंट लगते हैं, जितने भी एडजॉइंट लगते हैं, वही डिटरमिनेंट की पावर n माइनस यहाँ पे 2 होता है। यहाँ पे 2 एडजॉइंट लगे हैं, इसलिए यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने, पहले सबसे पहला काम क्या करना है, डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ध्यान से अगर आप देखते हैं तो ये मैट्रिक्स जो है हम लोग सैडस मेथड यूज करने जा रहे हैं। ये -1 हो गया बेटा, ध्यान से देखिएगा, -1 1 +1 +1 +1, क्योंकि जल्दी हो जाएगा। इधर से -1, यहाँ से भी -1, यहाँ से भी -1, तो माइनस का 3 हो गया। वैल्यू चेक कीजिए, 1 कैंसिल, 1 + 3 वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पे यूज करें, यहाँ ध्यान से देखिएगा, 4 रेज़ टू पावर n माइनस 1, n कितना है, 3 है, तो 3 - 1 2 हो गया, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो 4 की पावर 4 का मतलब हो गया 256। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज पे है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जिससे क्या हो रहा है कि आपका फॉर्मूला स्ट्रांग हो रहा है। आपको फॉर्मूले याद आने चाहिए कि भाई अगर ये कंडीशन ऐसी आ रही है तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अब बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इन्वॉल्व बेस्ड हैं, तो उनको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए बड़ा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और ये जो क्वेश्चन दिया गया है, एक मैट्रिक्स है ए बी सी बी सी ए बी दिया गया है, एंड ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 9 दिया गया है। ट्रेस का मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट का सम होता है, ओके। एंड ए बी सी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ए बी सी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, सच दैट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या है, 26 है। एंड लेट A1 denotes the adjoint of A, मतलब A1 क्या है, वो है adjoint of A, ठीक है। A2 is adjoint of A1, A2 is adjoint of A1 दिया गया। इसका मतलब है adjoint of A1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, adjoint of A1 ये लिख सकते हैं। ऐसे ही दिया गया A3 is adjoint of A2, adjoint of A2 कहा जाए तो A2 की जगह देखिए ध्यान से, एडजॉइंट ऑफ A2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ A, मतलब 3 टाइम्स हो गया बेटा, ठीक है। ये कहानी कही जा रही है। तो आपसे पूछा गया है कि इफ डिटरमिनेंट ऑफ A4, डिटरमिनेंट ऑफ A4 कहा गया, ध्यान रखिएगा A4 का डिटरमिनेंट है। तो अगर आप बात करेंगे A4, तो A4 का मतलब है एडजॉइंट जो है वो 4 टाइम्स आया है इंटू A है ये, ठीक है। और इसका मुझे डिटरमिनेंट निकालना, ध्यान रखना है इसका डिटरमिनेंट। तो A4 का डिटरमिनेंट चाहिए, मतलब A4 का डिटरमिनेंट, और इसका मतलब आपको बता रखा है मैंने कि जितने टाइम ये होता है उतने ही टाइम आपको डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर n - 1 दिया गया है, और इसकी पावर क्या हो जाएगी
4 हो जाएगी, n माइनस 1 पावर 4, क्योंकि एक ज्वाइंट की पावर क्या है 4 टाइम्स है, एक ज्वाइंट कितने टाइम्स आ रहा है 4 टाइम्स। तो एक्चुअल में ये कंडीशन है, डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस 1 की पावर 4 है, ठीक है। लेकिन a का डिटरमिनेंट आपको चाहिए, a का डिटरमिनेंट चाहिए। तो अब देखते हैं कि भाई a जो है वो तो abc के फॉर्म में है, और ये जो वैल्यू है वो एक्चुअल में m है, ये एक्चुअल में क्या है m है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू वाली होगी, क्योंकि आंसर हमारा m क्या है कांस्टेंट के फॉर्म में है। तो हमें इसे देखना पड़ेगा कि भाई abc की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे दिया गया है ट्रेस ऑफ ए, ध्यान से देखिएगा, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू दिया गया है 9। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 9, और एक कंडीशन है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 26। तो एक्चुअल में हमारे पास यहाँ 2 इक्वेशन है, कितनी इक्वेशन है 2 इक्वेशन है। और यहाँ पे आपसे ये भी कहा गया है कि ए बी सी कैसा है पॉजिटिव नंबर है। तो इसके लिए सोचते हैं थोड़ा सा कि भाई हमारे पास इक्वेशन कितनी है 2 है, वेरिएबल कितने 3 है, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाना चाहिए। कितने सोल्यूशन होना चाहिए इनफाइनाइट, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल्स और इक्वेशन क्या है कम है, तो कितने सोल्यूशन इनफाइनाइट। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है, एबीसी क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स है, एबीसी पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एबीसी का पॉजिटिव इंटीजर्स है तो सारी वैल्यू 9 से तो कम होगी, एबीसी की वैल्यू 9 से कम होगी। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं कि हम लोग कुछ एजम्पशंस ले लेते हैं। अब जैसे अगर मान लीजिए ए की वैल्यू 2 पुट कर दिया जाए, बी 3 हो जाए और सी 4 हो जाए, ए बी सी हमने 2 3 4 सब्स्टिट्यूट किया, क्योंकि वैल्यू हमें देखने क्या है तो 9 देखना है। तो अगर ऐसा है तो ए बी सी देखा जाए तो 9 होगा, ठीक है ना। अगर ए बी सी को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए तब भी क्या होगा 9 होगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे a इंटू बी करके देखते हैं, 2 इंटू 3 कितना हो गया बेटा 5 हो गया, ठीक है ना। इसको देखते हैं तो 3 इंटू 4 12 हो गया, प्लस 8 हो गया 13, ठीक ना, कितना हो गया 13 हो गया। देखिए ध्यान से 2 3 4 हमने एज्यूम किया है और वैल्यू क्या चाहिए a इंटू बी, तो a इंटू बी किया, सॉरी यहाँ पे 6 आ रहा था, यहाँ पे क्या था 6 आ रहा था, 12 और 8 मतलब क्या वैल्यू आ रही है 26 आ रही है, मतलब ये कंडीशन इनको सेटिस्फाई कर रही है। तो अब हमें क्या मिल गया ए बी सी की वैल्यू मिल गई 2 3 4 मिल गई। अब ए बी सी अगर आ चुका है तो हम बात ए की कर रहे हैं, अपना टारगेट है ए को निकालना है, क्योंकि ए अगर मालूम हो जाएगा तो एन तो आपको मालूम है कि ऑर्डर है इसकी। तो ए का मतलब ये हो गया कि हम डिटरमिनेंट के अंदर, या हमें डिटरमिनेंट चाहिए तो हम डिटरमिनेंट को क्या करें लिख ले बेटा ए बी सी, मतलब 2 3 4 लिख लिया, फिर क्या लिखा 3 4 2 लिखा, फिर लिखा 4 2 एंड 3, ये डिटरमिनेंट हो गया। अब कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन कर लेते, 2 टाइम्स हो गया बेटा, यहाँ गया 12 माइनस 4 मीन्स आ गया 8 माइनस 3 9 माइनस 8 वैल्यू आ गई 1 प्लस 4 के लिए क्या आ गया 6 माइनस 16 वैल्यू आ गई माइनस का 10, ठीक है, वैल्यू क्या आ गई माइनस 10। ध्यान से देखिएगा 6 माइनस 16, ओके चेक किया जाए बेटा ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई है 16 माइनस 3 और माइनस 40, 16 माइनस 3 और ये आ गया माइनस 40, वैल्यू कितनी आ गई सोचिएगा 27, सॉरी यहाँ माइनस का 43 हो गया, माइनस 43 और यहाँ पे कितना आ गया 16 आ गया, तो वैल्यू आ गई माइनस 27, वैल्यू कितनी आ गई माइनस 27। ये वैल्यू किसकी है डिटरमिनेंट ऑफ ए। यहाँ तक की बात समझ में आ रही होगी। अब हमें क्या करना है, हमारा टारगेट है m निकालना है। तो m एक्चुअल में क्या है, m की वैल्यू है डिटरमिनेंट ऑफ a रेज़्ड टू पावर n माइनस 1 रेज़्ड टू पावर 4, तो डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू है माइनस 27, ठीक है। n की जगह 3 है क्योंकि ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3 है, तो ये 2 माइनस 3 माइनस 1 हो गया तो 2 रेज़्ड टू पावर 4 आ गया, मीन्स माइनस 27 रेज़्ड टू पावर आ गया 16,
ओके, मीन्स माइनस से तो वैल्यू तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो वैल्यू पॉजिटिव कर देते। तो ये आ गया 3 का क्यूब हो गया और पावर में आ गया 16, इसका मतलब आ गया 3 पावर 48। तो m की जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो 3 पावर 48 आनी चाहिए थी। तो m का कंफ्यूजन तो दूर हो गया, m की वैल्यू आपने निकाल ली भाई कि m की जो वैल्यू है 3 पावर 48 हो जाए। ओके, लेकिन अब हमें ये समझना है कि जो लास्ट डिजिट की प्रॉब्लम है क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए, लास्ट डिजिट 2 डिजिट पूछा गया है, लास्ट 3 डिजिट पूछा गया है। तो डिजिट्स कैसे आप निकालेंगे, तो देखिए ध्यान से, ये 3 की पावर 48 है, तो डिजिट निकालने का तरीका ये है कि हम इसको इस टाइप से कन्वर्ट कर लें, और इस टाइप के केसेस आपने बायनोमियल में पढ़े हुए हैं कि आपको डिजिट्स निकालना होता है, लास्ट डिजिट। तो जो हमारे पास नंबर है 3 पावर 48, ध्यान से देखिए, तो 3 पावर 48 को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, 9 रेज़्ड टू पावर 24, ऐसा लिखा जा सकता है। अच्छा, ऐसा अगर लिखा जा सकता है तो इसको 10 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, 10 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इसे लिखने जा रहे हैं 10 की पावर 1 माइनस 10 की पावर 24 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस हो या प्लस हो, पावर अगर इवन है तो वैल्यू पॉजिटिव आती है। 1 माइनस 10 पावर 4 लिख दिया हमने। चलिए हम इसका एक्सपेंशन देखते हैं बेटा, बाइनोमियल के अकॉर्डिंग। वैल्यू क्या है, वैल्यू क्या है, क्योंकि माइनस है, लेकिन माइनस के केस में क्या होता है बेटा, वैल्यू प्लस माइनस का केस आती है, तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो हम लोग एक काम करें, यहाँ पे कुछ 3 की ऐसी वैल्यू सोचे कि जो वैल्यू 0 के फॉर्म में भी आ जाए, ठीक है ना। तो 3 का स्क्वायर 9 हो सकता है, 9, और हम लोग एक काम और कर सकते हैं, 3 का क्यूब 27 कर सकते हैं, फिर 81 हो सकता है, ठीक है ना, 81 हो सकता है, फिर 243, वो केस नहीं बन रहे, ठीक है ना। 81 का केस बन सकता है, 1 प्लस 80 हो सकता है, 1 प्लस 80, तो हम लोग कोशिश वही करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो 1 प्लस 80 वाला केस करेंगे, और मेरे पास ये इरेजर सॉरी साफ करने के लिए हम इसको चेंज कर देंगे। हम बात करेंगे इसके 1 प्लस 80 वाले केस में, देख लेते हैं कि कैसे माइनस करेंगे, ठीक है। 3 रेज़्ड टू पावर 4 81 हो जाएगा, 3 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा, और इसकी पावर अगर देखें तो यहाँ पे आएगा 12, ठीक है ना। और ये जो वैल्यू है वो 81 हो गई, तो इसका मतलब होगा 1 प्लस 80 रेज़्ड टू पावर 12 आ गया, 1 प्लस 80 पावर 12 आ गया, और इससे माइनस करने की कोशिश करते हैं। तो इसका अगर हम एक्सपेंशन देख रहे हैं तो फर्स्ट टर्म क्या आता है, 1 आता है, फिर क्या आता है, NC1 आता है, मतलब 12C1 आएगा, और इंटू में आएगा 80, प्लस 12C2 देखेंगे 80 स्क्वायर होगा, समझिएगा। फिर क्या करेंगे हम लोग, 12C3 करेंगे और 80 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, 12C12 तक जाएंगे और 80 की पावर 12 आ जाएगी। हमें यहाँ तक की बात नहीं करनी है, 80 की पावर 12 बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, ठीक है। हमें कुछ छोटी बातें कर ली रही हैं यहाँ पे। यह 1 प्लस 12 इंटू 8, 12 इंटू 8, 12 इंटू 8 12×96 960 आ जाएगा, प्लस अगर हम यहाँ बात करें 12C2 का मतलब कितना होगा, ध्यान से देखिएगा, 12C2 का मतलब 12 इंटू 11/2 मतलब हो जाएगा 66, 66 इंटू अगर हम बात करें 80 का स्क्वायर 6400, प्लस अब हम इसके बारे में बात अभी नहीं कर रहे, क्योंकि हम लोग देख लेते हैं कि 80 का क्यूब जो होगा उसमें 3 जीरो हो जाएंगे। 80 के क्यूब में क्या होंगे, कम से कम 3 जीरो होंगे, और हमें लास्ट की 3 डिजिट फाइंड आउट करनी है। तो वो जीरो जो होंगे वो समेशन में इफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद की जितनी क्वांटिटी होगी उसमें कम से कम 3 जीरो होंगे या उससे अधिक होंगे। ये बात समझ में आ रही होगी आपको, क्योंकि ये जो नंबर है वो नंबर तो इंटीजर है। 12C3 कैसा होगा, वो एक इंटीजर नंबर होगा, ठीक है। और 80 पावर 3 है तो 3 जीरो तो कम से कम होंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 पावर में लगा हुआ है, तो हमारा काम इससे चल जाना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, यह 1 प्लस 960 प्लस अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो अपना काम बनता हुआ दिख जाएगा। तो देखिएगा 64 इंटू 66 कर देते हैं, तो वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। और फिर से यहीं पे आएगा 483, तो वैल्यू आ गई 4 2 2 एंड 4, सही है, 4 2 2 4।
तो ये आ गया 4222400, ठीक है। और इसके बाद की जो क्वांटिटी है उसमें क्या है, कम से कम 3 जीरो है। तो हम इसको ऐड करें तो रिजल्ट देख लीजिए क्या आना चाहिए। इसका एडिशन 1, पहली पोजीशन पे 1 आएगा, सेकंड पे देखेंगे तो 6 आएगा, और थर्ड पे देखेंगे तो ये आएगा 4, 9। बाकी सारे केस में क्या है, 3 जीरो है, तो 4 + 9 3 आएगा, और बाकी सारी क्वांटिटी होंगी। तो वैल्यू क्या आएगी 361। तो लास्ट 3 डिजिट जो होगा वो होगा 361। तो यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट क्या होगा 861। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो 61 ये लास्ट 2 डिजिट आर करेक्ट। क्लियर है। तो अब इस टाइप के जो क्वेश्चन है देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर कि ये क्वेश्चन जो है इसमें बाइनोमियल भी हमने यूज किया है, प्लस एडजॉइंट की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी यूज की है, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी यूज की, जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इस कंडीशन को फाइंड आउट किया है। और एक चीज और देखिएगा, यहाँ पर हमने ट्रेस जो बेसिक मैट्रिक्स का पार्ट है उसका भी यूज किया है। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस में बहुत ध्यान से काम करना होता है, हर एक पार्ट को सोचना पड़ता है कि हम क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो होते हैं, यही क्वेश्चन जो होते हैं वो एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं जिनकी प्रैक्टिस आपको करनी होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली दिया गया है ABC = P दिया गया है, एंड अ मैट्रिक्स A दिया गया है इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ABC द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मतलब सीधा सा है कि आपको ये दिखाना है कि जो मैट्रिक्स A है वो कैसा है, ऑर्थोगोनल है, ठीक है। अब यही क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में बन जाते हैं कि भाई अब ये ऑर्थोगोनल आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो अब इस चीज़ों को समझते हैं कि अब हम प्रूफ कैसे करेंगे कि ये ऑर्थोगोनल है। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये जो ऑर्थोगोनलिटी है वो कनेक्टेड किससे, इससे, ठीक है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं पहले। यहाँ पर जो इक्वेशन दी गई है वो है x³ ± x² - p = 0, और इसके रूट्स क्या हैं, रूट्स हैं ABC। तो कंडीशन आपको पता है कि सम ऑफ रूट्स के बारे में बात की जाए, सम ऑफ रूट्स देखा जाए तो सम ऑफ रूट्स क्या जाएगा बेटा, देखिए ध्यान से, +-1 दिख रहा है आपको, +-1 क्योंकि x² का कोएफिशिएंट डिवाइड बाय a, एंड AB + BC + CA अगर देखा जाए तो वैल्यू 0 आ रही है, क्योंकि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट तो है ही नहीं, तो x का कोएफिशिएंट क्या आएगा, 0 आ गया। और बात करेंगे ABC के बारे में, तो ABC की वैल्यू क्या है बेटा, P, ठीक है, क्योंकि पहला साइन के साथ माइनस का होता है, फिर प्लस का, फिर माइनस का, तो ये माइनस की जगह P, तो ये तो ऑलरेडी गिवन है, ABC क्या है, P। तो रूट्स के अकॉर्डिंग तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई। अब हम बात करेंगे कि भाई ये ऑर्थोगोनल है तो कैसे है। ध्यान से देखिए, A अगर है और इसकी वैल्यू अगर आइडेंटिटी होती है तो इसे आप क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल। ये कंडीशन किसकी होती है, ऑर्थोगोनल की होती है। तो A करना है मुझे, ठीक है। देखिएगा A की वैल्यू जो दी गई है वो है ABC, CAB, BCA, और इसका ट्रांसपोज देखा जाए तो ABC, CAB, BCA हो गया। चलिए फटाफट मल्टीप्लाई कर देते हैं रो विथ कॉलम, A² B² C², ठीक है। AC प्लस का BA प्लस का CB, यहां देखा जाए तो AB + BC + CA, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट रो कंप्लीट। अब बात करेंगे सेकंड रो की, तो CA AB CB, ठीक है। है ना, C² + A² + B², ये दिख रहा होगा आपको। यहां देखें CB + AC प्लस का BA, ये हो गया। यहां मल्टीप्लाई रो विथ कॉलम, तो BA प्लस का CB प्लस का AC। नेक्स्ट कॉलम में
बी सी प्लस का सी ए प्लस ए बी, और नेक्स्ट कॉलम में देखा जाए तो बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। अब ये एक्चुअल में आइडेंटिटी है क्या, उसके बारे में मुझे पता करना पड़ेगा। तो एक चीज देखिएगा, ए प्लस बी प्लस सी की वजह से 0 है, तो मतलब है कि जो आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो इस पोजीशन के, वो तो 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ गया, ठीक है, ये भी 0 आ गया। अब बात करनी इन 3 एलिमेंट्स के बारे में, इसके बारे में, ये वैल्यूज क्या 1 है क्या, उसके बारे में बात करें। तो एक्चुअल में क्या है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो a प्लस बी प्लस सी की है, अगर हम स्क्वायर कर दें तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। इसका मतलब ये है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का 2ab प्लस bc प्लस ca इज इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा। ये वैल्यू मुझे निकालनी है, और ये वैल्यू क्या है 0 है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आपको यहां से क्या मिल गया 1 मिल गया। तो इसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, इसकी जगह पे हम 1 पुट कर सकते हैं, एंड दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो जो भी मैट्रिक्स थी उसका ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने पे अगर आइडेंटिटी आती है तो मैट्रिक्स कैसी होती है, वो होती है ऑर्थोगोनल। अब ये इक्वेशन जो ऑर्थोगोनल दिखाया गया वो कब दिखाया गया, जबकि ये रूट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये जो मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल है। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।